चलिए तो बच्चों, हम नंबर 4 में हमने ऑक्सीजन चक्र पढ़ लिया, सल्फर चक्र पढ़ लिया। नंबर 3 है फॉस्फोरस चक्र। ध्यान रखनी है, फॉस्फोरस चक्र में गैसीय प्रावस्था नहीं पाई जाती। इसका मतलब फॉस्फोरस गैसीय रूप में किसी भी यौगिक के साथ नहीं पाया जाता। तो किस रूप में पाया जाता है? ध्यान रखनी है, इसका संबंध जलमंडल व स्थलमंडल से है, वायुमंडल से नहीं है। तो जलमंडल में ये समुद्रों में जमा पाया जाता है, और जबकि स्थलमंडल पर ये क्रिस्टलीय चट्टानों के रूप में और समुद्र में भी चट्टानों के रूप में पाया जाता है, लेकिन जल के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखिए बच्चों, फॉस्फोरस हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जैसे उच्च ऊर्जा युक्त यौगिक जैसे NADPH2, ADP, ATP, फॉस्फोलिपिड आदि में पाया जाता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। वास्तव में देखा जाए तो इसमें गैसीय प्रावस्था अनुपस्थित रहती है, और एक अनुमान के अनुसार आप जानते हैं जैसे कोई जीव पादप या जंतु की मृत्यु होती है तो अपघटक जीव जैसे फंगस और बैक्टीरिया उनका अपघटन करते हैं, और अपघटन के दौरान फॉस्फेट आयन बनते हैं जिनमें फॉस्फोरस उपस्थित रहती है। तो फॉस्फेट आयनों को क्या है, पौधे अवशोषित कर लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो फॉस्फेट आयन ऑर्थोफॉस्फेट कहलाते हैं, क्योंकि वो आयन के रूप में रहते हैं, ऑर्थोफॉस्फेट। अगर देखें आप कि फॉस्फोरस के अलग अलग रूपों में पाया जाता है, घुलनशील कार्बनिक, घुलनशील अकार्बनिक, कणीय रूप में व खनिजीय फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। कणीय, ध्यान रखनी है, जो एक तरीके से कणीय जो फॉस्फेट है वो वनों में अग्नि की वजह से प्राप्त होता है, और जो कहने का मतलब है, और खनिज फॉस्फेट तो जो सेडिमेंट या खनिजी भवन की प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के खनिजों के साथ पाई जाती है फॉस्फेट। तो अब अगर हम देखें कार्बनिक फॉस्फेट और अकार्बनिक फॉस्फेट जो कि घुलनशील अवस्था में पाई जाती है। अकार्बनिक फॉस्फेट से मतलब है कि उसमें कार्बन नहीं होगा, वो किसी लवण के रूप में पाई जाएगी, जबकि कार्बनिक के रूप में से मतलब है वो किसी के कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ी हुई होगी फॉस्फेट। तो अब अगर हम देखें एक अनुमान के अनुसार, देखो बच्चों देखते हैं इस चक्र को, देखते हैं, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम प्लांट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लांटों का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं जंतु। अब प्लांट और जंतु जब मर जाते हैं, आप जानते हैं पादप सल्फेट को कहने का मतलब फॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। फॉस्फेट मतलब PO4 नेगेटिव, इसे ऑर्थो आयन कहते हैं। तो इसके रूप में ये पादप ग्रहण करते हैं फॉस्फेट को। तो ग्रहण करने के बाद एनिमल इसे ग्रहण कर लेते हैं। ध्यान रखनी है, ग्रहण करने के बाद वो उसे कार्बनिक रूप में बदल देते हैं, और उस कार्बनिक रूप को कौन, एनिमल, शाकाहारी और मांसाहारी ग्रहण करते हैं। अब जंतु और पादपों की मृत्यु के बाद अपघटक फंगी और बैक्टीरिया इसे अपघटित करते हैं और फॉस्फेट के रूप में मुक्त कर देते हैं, जो कि पुनः चक्र के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो अधिकांश फॉस्फेट बाहर जल के साथ बह जाती है, जो कि कहाँ चले जाएगी, समुद्रों में बहकर आ जाएगी, और समुद्रों में बहकर सेडिमेंट के रूप में, चट्टानों के रूप में जमा हो जाएगी, या फिर स्थल पर चट्टानों के रूप में जमा हो जाएगी। तो यहाँ जमा होने का जो समुद्री जीव है, मैराइन एनिमल जो है, ध्यान रखिए, जो समुद्री जीव कहते हैं, जैसे बर्ड है, फिश है। ध्यान रखिए, ये फिश पाई जाती है, फिश ग्रहण कर लेती है। इसे ग्रहण करने के बाद अब इसे समुद्री पक्षी ग्रहण कर लेते हैं। समुद्री पक्षी बीट करते हैं, आप जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ग्वानो। ध्यान रखिए, समुद्री पक्षियों का नाम भी ग्वानो, और बीट को भी ग्वानो बोलते थे कभी कभी। तो ये जो ग्वानो प्राप्त हुई है, ये और फॉस्फेट रॉक और कुछ हड्डियाँ, इनमें क्या होगा, अपरदन होगा या अपघटन होगा। अपघटन से ये पुनः सॉल्युबल फॉस्फेट के रूप में प्राप्त हो जाएंगी पौधे को। पौधे अपटेक कर लेंगे, इसे ग्रहण कर लेंगे। इंडस्ट्री में आप जानते हैं, इंडस्ट्री में कुछ इंडस्ट्री हैं और फर्टिलाइजर हैं, वो भी क्या करते हैं, सॉल्युबल फॉस्फेट निकालते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ बहकर आ जाती है जमीन पर, तो वो सॉल्युबल फॉस्फेट बन जाती है, मतलब घुलनशील। अब इसे पौधे पुनः प्राप्त कर लें, तो इंडस्ट्री से भी प्राप्त करेंगे
और रॉक चट्टानों से भी प्राप्त करेंगे, वाहनों से भी प्राप्त करेंगे, हड्डियों का अपघटन होगा उनसे ही प्राप्त करेंगे। हालांकि अस्थायी रूप से फॉस्फोरस चक्र रुक जाता है हड्डियों की, दांतों की, बालों की वजह से। कहने का मतलब है इनमें हड्डियों, दांतों में, हड्डियों में पाया जाता है मेनली फॉस्फोरस। तो उनकी वजह से क्या है, फॉस्फोरस चक्र अस्थायी रुक जाता है या अस्थायी रूप से ये चक्र से बाहर हो जाती है। तो अस्थायी रूप से चक्र बाहर होने का मतलब है या तो हड्डियों के रूप में बाहर हो जाए या चट्टानों के रूप में जमा हो जाए। चट्टान तो वास्तव में समुद्र से फॉस्फोरस को प्राप्त करना बहुत कठिन रहता है, जो वास्तव में समुद्री पक्षियों के, मछलियों के और पक्षियों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। कुछ लवड़ीय फुहार के रूप में, क्योंकि आप जानते हैं समुद्र में धाराएं उठती हैं, तो लवड़ीय फुहार के रूप में जमीन पर वो आ जाते हैं। तो यहाँ से समुद्रों से फॉस्फोरस को प्राप्त करना कठिन रहता है, लेकिन समुद्री मछली और पक्षियों की वजह से वो आ जाता है और लवड़ीय फुहार की वजह से भी आ जाता है फॉस्फेट। तो ये सोल्यूबल फॉस्फेट प्लांटों में पहुंच जाता है। मान लो कुछ इंडस्ट्री चल रही है उनसे, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर कंपनी है, तो उनसे भी क्या हो रहा है, एक तरीके से सोल्यूबल फॉस्फेट प्राप्त हो रहा है। कुछ चट्टानों में बैदरी की क्रिया या अपघटन की क्रिया होगी, जैसे टूटने से सोल्यूबल फॉस्फेट प्राप्त होगी, जिसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ स्थलों पर चली जाती है और कुछ बहकर चली जाती है। जैसे देखो यहाँ से बहकर आ रही है इस तरीके से, देखो ये बहकर आई है इधर, यहाँ आ गई, और ये सोल्यूबल बहकर जा रही है, देखो इसे स्ट्रीम में शामिल हो गई, समुद्र में आ गई। तो बहकर इधर भी आ रही है, प्लांटों के लिए जा रही है, और बहकर इधर भी आ रही है, जो कहाँ आ रही है, समुद्रों में आ रही है, जल में। और यहाँ से इसकी मृत्यु के बाद जो फॉस्फेट आएगा वो भी बहकर जल में आ जाएगा, या फिर स्थल पर जमा हो जाएगा चट्टानों में। ध्यान रखनी, चट्टानों में समुद्र की चट्टानें भी होंगी और स्थलीय चट्टानें भी होंगी। तो समुद्र की चट्टानों से इन्हें प्राप्त करना कठिन रहता है, जबकि स्थलीय चट्टानों से आसानी से ये उपलब्ध हो जाती है। अगर आप देखें तो जैसे पृथ्वी पर 300 से 600 करोड़ टन लगभग फॉस्फोरस उपलब्ध है चट्टानों के रूप में। जैसे मछलियों द्वारा, जेनसन वैज्ञानिक के अनुसार मछलियों द्वारा लगभग 60,000 टन प्रति वर्ष प्राप्त हम कर लेते हैं, और 60,000 टन चट्टानों के अपघटन से हमें प्राप्त होती है वास्तव में। अब अगर हम देखें, यहाँ पे देखें कि इसका रोल क्या है वास्तव में, जो फॉस्फोरस चक्र है उसका रोल क्या है। तो फॉस्फोरस चक्र का रोल रेडफील्ड वैज्ञानिक बताते हैं कि जो समुद्र में नाइट्रोजन और वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो नियंत्रण होता है, चक्रों का नियंत्रण, वो फॉस्फोरस चक्र के द्वारा होता है। समुद्र, ध्यान रखें, समुद्र की नाइट्रोजन और वायुमंडल के ऑक्सीजन का नियंत्रण किससे होता है, फॉस्फोरस चक्र से। कार्बनिक प्रावस्था, आप जानते हैं फॉस्फोरस चक्र में कार्बनिक प्रावस्था क्या होती है, तेज होती है, अवसादन प्रावस्था मंद होती है। अवसादन प्रावस्था मंद क्यों होती है, यूँ होती है, आप जानते हैं चट्टानें बनने में टाइम लगता है, जबकि एक जीव से दूसरे जीव जाने में टाइम नहीं लगता है। जैसे हम कोई शाकाहारी किसी प्लांट को ग्रहण करेगा तो उसमें टाइम नहीं लगता है चक्रण में, लेकिन चट्टानें बनने में टाइम लगता है। इसलिए अवसादन मतलब चट्टान बनना मंद होता है, जबकि कार्बन प्रावस्था तेज होती है। अब आप जानते हैं फॉस्फोरस प्रकृति में कम उपलब्ध होते हुए ये एक तरीके से हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि इसका चक्रण की प्रक्रिया तेज होती है। ध्यान रखिए। तो बच्चों, इससे संबंधित कुछ टर्में आपने पढ़ी समझी, छोटा सा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको केवल ये चक्रण देखना है और किस रूप में पादप अवशोषित करते हैं, चट्टानों में किस रूप में जमा होती है, चट्टानों से ये सोल्यूबल फॉस्फेट के रूप में प्राप्त होती है, कैसे बहकर चट्टानों पर स्थल पर पहुंच जाती है, और कहाँ कहाँ इसको इकट्ठा किया जाता है, इसका रोल क्या है प्रकृति में, ये किन रूपों में पाया जाता है, और प्रकृति में कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें ये पाया जाता है। आप जानते हैं ADP, ATP, NADPH, फॉस्फोलिपिड, इनमें ये पाए जाते हैं। हड्डियों के निर्माण के लिए, दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है, आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों, इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं और कल करते हैं हम कार्बन साइकिल।